अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग हमारी प्लेलिस्ट डिजिटल कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन थ्योरी में नेक्स्ट टॉपिक कवर कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पता करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बिट एरर कैसे हम लोग पता लगाते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन गिवन है जिसमें हम लोगों को कहा गया है कि एक बाइनरी कम्युनिकेशन सिस्टम को कंसीडर करना है जो रिसीव कर रहा है इक्वली लाइकली सिग्नल्स S1T और S2T और इसके साथ साथ AWGN सिग्नल भी वो रिसीव कर रहा है। तो रिसीव सिग्नल हमारे पास कौन कौन सा हो जाएगा? RN रिसीव क्या हो रहा है? S1T प्लस नॉइज़ जो है वो AWGN नॉइज़ भी रिसीव कर रहा है। अज्यूम क्या करना है कि रिसीविंग फिल्टर एंड दैट द नॉइज़ पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी N0 इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंट -12 वाट पर हर्ट्ज़। उन्होंने N0 बता दिया। यूज़ द वैल्यूज़ ऑफ द रिसीव्ड सिग्नल वोल्टेज एंड टाइम शोन इन फिगर 3A टू एस्टिमेट द बिट एरर प्रोबेबिलिटी फॉर द रिसीव्ड सिग्नल। अब हमें बिट एरर प्रोबेबिलिटी निकालनी है रिसीव्ड सिग्नल के लिए। यूज़ कौन सी वैल्यूज़ करनी है? वोल्टेज और टाइम की, जो हमारे पास गिवन है। अब यहाँ पर सिग्नल देखें, एक S1T इधर है और एक S1T इधर है। अब इन सिग्नल को देखते के साथ हम लोग पता लग रहा है कि ये एंटीपोडल सिग्नल्स हैं। एंटीपोडल सिग्नल्स हमारे पास क्या होते हैं? ऐसे सिग्नल्स जैसे A1 है और A2 जो है -A1 होगा। तो देखें, ये A1 अगर मैं इस पूरे सिग्नल को माइनस में कर दूं तो ये पूरा नीचे बन जाएगा। तो A1 ये रहा और A2 किसके बराबर है? -A1। तो ये दो चीज़ें सेम है, A1 A2। अब ऐसे सिग्नल्स को हम लोग बोलते हैं एंटीपोडल सिग्नल्स। अब ये बात बताने की इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि एंटीपोडल सिग्नल्स में हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बिट एरर का फॉर्मूला कुछ अलग होता है, ऑर्थोगोनल में अलग होता है, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। अब जो एक्स एक्सिस पर हमारे पास टाइम गिवन है और वाई एक्सिस पर हमारे पास वोल्टेज गिवन है। अब वोल्टेज देखें, यहाँ पर मिली वोल्ट लिखा हुआ है और यहाँ पर माइक्रो सेकेंड लिखा हुआ है। ये ज़रा गौर करने वाली चीज़ है। अब हमें कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बिट एरर। N0 हमें गिवन है 1 एक्सपोनेंट -12। अब हमारे पास सिग्नल एंटीपोडल है तो इसका फॉर्मूला लगा दी। ये Q हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, Q की कोई वैल्यू नहीं होती। Q एक फंक्शन होता है, ये ग्राफ से इसकी वैल्यू हम लोगों को पता लग जाती है। जो भी इसकी वैल्यू आएगी, इसकी इस पूरे टर्म की आंसर आएगा, उस वैल्यू को हम लोग ग्राफ में देखेंगे। Q के जो वैल्यू हमारे पास आ रही होगी वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बिट एरर होगी। इसको प्रोबेबिलिटी के ग्राफ में नहीं, बेसिकली टेबल होता है उसमें देखेंगे। वो टेबल भी मैं लगा दूंगा। तो सबसे पहले हमारे पास एनर्जी तो हमारे पास गिवन नहीं है, तो एनर्जी हम लोग निकालनी पड़ेगी। अब सिग्नल हमें गिवन है तो हम लोग एनर्जी का फॉर्मूला लगाकर एनर्जी निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला लगाया, V²dt लिखा। V² हमारे पास वही सिग्नल जो हमारे पास गिवन है। तो 1 एक्सपोनेंट 3 कैसे आया? देखें, 0 से 1 जो हमारे पास लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक जाती है? -∞ टू इन्फिनिटी। मतलब जितना सिग्नल हमारे पास आ रहा है, जिस टाइम पर हमारे पास सिग्नल है, सिर्फ वो प्रोबेबिलिटी। सिग्नल 0 से लेकर 3 तक था, 0 से लेकर 3 तक था सिग्नल। मैं दिखा देता हूँ, 0 से लेकर 3 तक। अब आपकी मर्जी है, आप इस सिग्नल को लेकर एनर्जी कैलकुलेट करें या इस सिग्नल को, क्योंकि सिग्नल तो हमारे पास सेम ही है, बस माइनस का फ़र्क है। तो सिग्नल की जो हमारे पास लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 3 तक। तो टोटल लिमिट 0 से 3 आ जाएगी। अब मैं सिग्नल की वैल्यूज़ को निकालने के लिए सिग्नल को तोड़ दूंगा कि 0 से 1 पर क्या वैल्यू है, 1 से 2 पर क्या है, 2 से 3 पर क्या है। तो 0 से 1 पर हमारे पास वोल्टेज की क्या वैल्यू है? 1 मिलीवोल्ट। 1 मिलीवोल्ट लिख दिया और dt, फिर प्लस 1 से 2 में सिग्नल 2 एक्सपोनेंट -3 था। अब स्क्वायर भी आएगा, सही है, स्क्वायर भी आएगा। और 2 से 3 में वैल्यू क्या थी वोल्टेज की? 1 एक्सपोनेंट -3 की पावर स्क्वायर dt। अब इंटीग्रल से t कैंसिल हो गया, सिर्फ t बच गया। इंटीग्रल से t कैंसिल हो गया, t बच गया। इंटीग्रल से t कैंसिल हो गया, t बच गया। इधर t इधर t इधर t। अब t की वैल्यू पुट कर देंगे। t की वैल्यू हमें पता है क्या है कि 0 से 1 में t की क्या वैल्यू है? 1 माइक्रो सेकेंड। 1 से 2 में भी 1 माइक्रो सेकेंड, 2 से 3 में भी 1 माइक्रो सेकेंड। तो t की वैल्यू लिख दी 1 माइक्रो सेकेंड, 1 माइक्रो सेकेंड, 1 माइक्रो सेकेंड। मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें पास ये आंसर आएगा, इसका ये आंसर आएगा, इसका ये आंसर है। अब तीनों को प्लस कराएंगे तो एनर्जी हमारे पास क्या आ गई? 6 एक्सपोनेंट -12। अब इसको हम लोग पुट कर देंगे इस इक्वेशन में 2EB। अब प्रोबेबिलिटी का हम लोग पुट कर दिया। -12 हमारे पास N0 था, -12 से -12 कैंसिल, 2 6 12, √12 आ रहा है। √12 का आंसर होता है 3.46। अब Q के प्रोबेबिलिटी होती है, हमारे पास प्रोबेबिलिटी का टेबल होता है जिसमें हमारे पास यहाँ पर Z की वैल्यूज़ होती हैं। Z हमारे पास ये होता है 3.46। तो यहाँ पर वैल्यूज़ होती हैं ये वाली, और जो एक्चुअल प्रोबेबिलिटी ऑफ
बिट एरर होती है वो इधर दी हुई होती है। अब हम लोग देखेंगे कि z की वैल्यू 3.46 है, तो 3.46 किधर आ रहा है, इस रॉ में 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 आ रहा है। फर्स्ट कर लें, अगर 3.46 इस रॉ में आ रहा है तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बिट एरर ये वाली होगी। अब मेरे पास ग्राफ में आपको वीडियो में लगा दूंगा, जो टेबल है वीडियो में लगा दूंगा, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि उस टेबल में 3.46 नहीं है, उसकी जो लास्ट वैल्यू है क्यू की 2.96 तक z की जो वैल्यू, जैसे ये इधर 3.46 है ना, तो उस टेबल में लास्ट वैल्यू 2.9 समथिंग है, तो 2.9 से आगे की वैल्यूज़ ही नहीं है, तो उस टेबल को आप देख ही नहीं सकते कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बिट एरर क्या है। ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, ऐसी सिचुएशन में क्यू के फंक्शन का एक जो बेसिक इक्वेशन होती है उसको यूज़ करते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर लिख भी दिया, द वैल्यू इज़ नॉट इन द टेबल सो वी विल यूज़ द क्यू फंक्शन इक्वेशन। तो क्यू फंक्शन की इक्वेशन होती है 1/√x√2π e⁻x²/2। अब ये x वही है जो यहाँ पर वैल्यू आएगी इस पूरे टर्म को सॉल्व करने के बाद 3.46, जहाँ जहाँ x है वहाँ 3.46 लिखा, जो वैल्यू आई हमारे पास वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बिट एरर होगी 2.9। अब अगर आपके पास टेबल ना हो तो आप इस फॉर्मूले से, इस इक्वेशन से यूज़ करके निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बिट एरर। तो यहाँ पर हमारे पास हमने कैलकुलेट कर ली प्रोबेबिलिटी ऑफ बिट एरर। तो आई होप आप लोगों को वीडियो में समझ में आया होगा क्वेश्चन। अगर कोई भी सवाल हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।